दोस्तों नमस्कार। 4PM नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज फिर उपस्थित हैं आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए। और आज का जो मुद्दा विषय हमने सोचा कि क्यों इस पर आज बात न की जाए। और विषय ये है, टॉपिक ये है कि राजनीति में लड़ाई जो होती है ये नीति मतलब कि पॉलिसी से होती है, उसकी बीच में होती है या रणनीति के बीच में होती है, जिसको कि स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो राजनीति में जीता कैसे जाता है, नीतियों से या रणनीतियों से, और कैसे कैसे अब तक जो है, अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देख ले या फिर प्राचीन काल की बात हम कर लें या मध्ययुग की बात कर लें, तो थोड़ा सोच रहे थे कि इस पर एक बात की जानी चाहिए कि जो लोग काफी प्रभावी रूप से बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रहे हैं, वो क्या अपनी नीतियों के कारण रहे हैं या अपनी रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी को लेकर रहे हैं। तो उनको लगा इस पर आज बात होनी चाहिए, तो हमने आज जो है फिर से अखिल स्वामी साहब को आमंत्रित किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इनसे आज इस मुद्दे पे बात हो। तो मैं हमारी टीम से दरखास्त करूंगा कि स्वामी साहब के साथ जो है हमको और उनको स्क्रीन पे एक साथ रखा जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से स्वामी जी, और आपसे विनती है कि आप अनम्यूट हो जाएं तो बातचीत हमारी दर्शक सुन सके। एक तो ये बताना चाहूंगा, आपने भी हमारी बीच में बात हुई है तो दर्शक, हमारा जो पिछला वार्तालाप था हमारे बहुत सारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव सकारात्मक प्रतिसाद उस वार्तालाप का मिला। तो ये हम दर्शकों का भी धन्यवाद कर दें कि भाई ये सुनने वाले भी हैं जिनको अच्छा लग रहा है इस तरह की जो हम शोर शोर गुल किए बगैर की जो बातचीत करते हैं तो अगर किसी को अच्छी लगती है तो उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो ये रहा। तो अब इस मुद्दे पे आज बात करें स्वामी जी के, राजनीति में क्या चीज महत्वपूर्ण है, नीति या रणनीति? फिर आज के परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे, उसको लेके आएंगे फिर। देखिए मयूर जी, आपके दर्शकों को, श्रोताओं को हमारा डिस्कशन अच्छा लगा, उससे ज्यादा मुझे आपके श्रोता अच्छे लगे। मैंने आपके सारे श्रोता और दर्शकों का एक एक कमेंट पढ़ा और मुझे लगा कि आपके जो श्रोता हैं बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, विवेचना और विश्लेषण करना जानते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपके चैनल पे दोबारा आने की, क्योंकि आपके श्रोता मुझे बहुत अच्छे लगे। बिल्कुल। देखिए, वास्तविकता में प्रश्न ये उठता है, जो आपने प्रश्न उठाया कि राजनीति और कूटनीति पॉलिसी का खेल है या स्ट्रेटेजी का खेल है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में अंतर क्या है। पॉलिसी जो है वो फिक्स्ड है, वो स्टैटिक है। जो स्ट्रेटेजी है वो डायनेमिक है, वो चेंज होती है। जैसे अगर आप देखें, एक दो कालों की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि भगवान श्री राम की तुलना में श्री कृष्ण जो थे वो संपूर्ण कलाओं के भगवान थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के समय में, त्रेता युग में, पॉलिसी थी। भगवान श्री राम की पॉलिसी थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको मर्यादाओं का स्थापना करनी थी। तो वो मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए पिता को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की। वो पॉलिसी थी, क्योंकि उस समय पॉलिसी चल सकती थी। देखिए, जब मैंने एमबीए किया 74-76 में मयूर जी, मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी। और जब वही सब्जेक्ट मैंने 40 साल के बाद पढ़ाया, मैंने पढ़ाया बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो मेरे दिमाग में यह प्रश्न उठा कि मैंने बिजनेस पॉलिसी क्यों पढ़ा और मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। वो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि उस समय कुछ पॉलिसीज थी लोगों की, कुछ सिद्धांत थे। दूध वाला जो था वो पानी दूध में मिलाना अपने धर्म के खिलाफ मानता था, अपनी बात जो कही है उसको टालना धर्म के खिलाफ मानता था, और मानता था कि भगवान इससे नाराज होंगे।
ये 50-60 साल पहले की बात थी। लेकिन आज की जो बात है, आज बिजनेस पॉलिसी इज कंसीडर्ड टू बी फुलिशनेस। आज के समय में, क्योंकि आप अपनी बिजनेस पॉलिसी को एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा डायनेमिक है और आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा डायनेमिक है। जैसे आप देखें, मेरी पीढ़ी में मेरे पिता और मेरे बीच की जो पीढ़ी थी उसमें अंतर होता था, भाइयों में अंतर नहीं होता था, 5 साल के भाइयों में। लेकिन आज की जो जनरेशन है, 3 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है। जो 3 साल बड़ा भाई है वो आउटडेटेड हो जाता है, 3 साल 6 साल का बच्चा जो है वो आज के अपने बड़े भाई से कहता है तुम आउटडेटेड हो गए, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है और हर 3 साल में चेंज हो रहा है, तो क्या आपको एक रणनीतिकार के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में आपको अपनी पॉलिसी में चेंज लाना चाहिए या आपकी पॉलिसी स्थिर होनी चाहिए? तो प्रश्न यह है कि राम ने तो मर्यादा का पालन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की केवल एक पॉलिसी थी। उनकी पॉलिसी थी कि ये अधर्म को धर्म के माध्यम से मुझे हराना है, द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ मुझे इसका अपमान का बदला लेना है। तो उन्होंने जितने भी युद्ध क्षेत्र की रणनीति थी और जितने भी नियम थे, एक एक करके सब नियमों को धता बताया। जितनी भी हत्याएं हुई, जितने भी लोग मारे गए, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कर्ण हो, चाहे अश्वत्थामा का तो खैर नहीं उल्लेख है, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, इनको सबको उन्होंने युद्ध की रणनीति से समझौता करके। जी सर, कृपाचार्य भी तो अमर अमर जो है उनमें से एक नहीं माने जाते क्या? अश्वत्थामा नहीं, अश्वत्थामा के साथ साथ मैं पूछ रहा हूँ, मुझे चलिए, नहीं, मुझे मेरी शायद मेरी जानकारी के हिसाब अच्छा, से तो अश्वत्थामा को ठीक, कोढ़ हो गया था और वो अभी तक हाँ, पृथ्वी में विचरण कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं, श्राप वो मिला तो था। है, वो जी तो है, लेकिन मुझे जी, लगता है शायद अब मुझे वैसे हो पता नहीं सकता है, ऐसा हो क्लिक सकता है, हुआ हो सकता है। हो सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, देखिए कई बार मयूर जी ये भी प्रश्न उठता है कि राजनीति जो है वो क्या है, वो किस खेल से उस आपकी तुलना कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति जो है वो शतरंज का खेल है, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति जो है वो बिलियर्ड्स का खेल है, कुछ लोग कहते हैं राजनीति जो है वो कबड्डी का खेल है। जैसे एक बार राजीव गांधी ने जब एक बिलियर्ड्स का इंटरनेशनल टूर्नामेंट को इनॉग्रेट करने गए, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज लाइक बिलियर्ड्स, यू हिट वन बॉल, अनदर बॉल इज हिट एंड थर्ड बॉल इज स्पॉटेड। जी, आप जो करते हैं वो वास्तविकता में उसको हिट करने के लिए नहीं करते, लेकिन उसको हिट करने से तीसरी बॉल हिट होती है और वो पॉट में जाती है। ये राजनीति है। कुछ लोग कहते हैं कि शतरंज का खेल है, जिसको घोड़े की चाल आती है, जो 2.5 चाल चलता है, वो सीधी चाल नहीं चलता, वो किधर जाएगा किसी को नहीं पता, तो ये शतरंज का खेल है। मेरा मानना है कि राजनीति जो है कबड्डी का खेल है। कबड्डी में अगर आप दूसरे पक्ष में जाएं, दूसरे पाले में जाएं और जितने भी विपक्ष के खिलाड़ी हैं वो आपको पकड़ लें और उसके बाद आप अपने पाले में अगर वापस आ गए, वो जो लाइन है वो टच कर ली तो इसका माने आपके सारे विपक्षी एक साथ आउट हो गए। तो ये कबड्डी का खेल है। तो वास्तविकता में आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में जहां की परिवर्तन इतनी जल्दी हो रहा है और उस परिवेश में अगर आप अपनी पॉलिसी को स्थिर रखते हैं, तो और यह भी नहीं हो सकता कि अगर एक पक्ष अपनी स्ट्रेटेजी से चले, जैसे दो कहावतें बिल्कुल इसमें सटीक बैठती हैं इस परिवेश में जो आपने बात की है, तू डाल डाल मैं पात पात, और दूसरा है 100 सुनार की एक लोहार की। इसका मतलब यह है मैं अपनी बारी का वेट कर रहा हूं। जैसे आपने देखा कि जब जर्मनी की सेना रूस के अंदर घुसी और घुसती चली गई, तो रूस की सेना पीछे हटती गई, सारी फसल को जलाती चली गई और जर्मनी को लगा कि वाह, विजय तो बिल्कुल नजदीक है। और जब वो सामने आ गई तो उसके बाद देखा उन्होंने कि इतनी ठंड बढ़ गई है और खाने के लिए कुछ है नहीं, तो उनको पीछे हटना पड़ा। आपने इसी तरह सिकंदर और पोरस की लड़ाई में देखा कि पोरस की सेना जो थी ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा शक्तिशाली थी और सिकंदर को हरा सकती थी। लेकिन स्ट्रेटेजिक मिस्टेक पोरस से यह हो गई कि उसने हाथी थे और सिकंदर की सेना में घोड़े थे, और हाथियों के जब उन्होंने पैरों में वार किया तो हाथी घबरा के लौटे और उन्होंने अपनी सेना को ही रौंद दिया। पोरस की हार हो गई। तो प्रश्न ये उठता है, सिद्धांत ये होता है कि आज की तारीख में क्या अगर एक पक्ष जो आपका विरोधी पक्ष है वो स्ट्रेटेजी देख रहा है, वो जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस एनवायरनमेंट चेंज को पढ़ते हुए, उसका विवेचना और विश्लेषण करते हुए अगर अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है,
और आप उसका विरोध करते समय अगर अपनी पॉलिसी को समय के अनुसार नहीं बदल रहे हैं तो क्या आप युद्ध में जीत पाएंगे? तो बड़ा इसका सवाल है मतलब ये। यह है कि आपको न केवल अपने परिवेश के लिए जागृत होना पड़ेगा, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा माइनिंग करना या डेटा डिटर्मिनेशन करना या अपनी कस्टमर की नीड्स को समझना। कस्टमर की नीड्स को अगर आप समझ गए तो आपने 80% युद्ध जीत लिया। जैसे हम मार्केटिंग के सिद्धांत में कहते हैं, आज से 50 साल पहले जब मैंने नौकरी शुरू की थी, उस समय सेलिंग का स्टेज था, फिर मार्केटिंग का स्टेज आया, फिर एडवर्टीजमेंट का स्टेज आया। हमारे समय में जो सेल्स ऑफिसर्स हुआ करते थे बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि वो मार्केट में प्रोडक्ट को पुश करते थे। एक समय आया कि पुश करने की उनकी स्थिति खत्म हो गई, क्योंकि इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो गया, इतना ज्यादा ब्रांडिंग हो गया कि जो कस्टमर मार्केट में जाता है वो पूछता ही नहीं डीलर से क्या बेचना है, वो तो कहता है मुझे ये खरीदना है, बस दैट्स ऑल। तो अगर इस चीज को आप नहीं समझे और आपने ये सोचा कि आपका डीलर बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना पब्लिसिटी के, बिना मीडिया के, बिना प्रचार प्रसार के अगर वो कस्टमर उसको खरीदवाने में डीलर सक्षम हो जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं। तो आपको अपने एनवायरमेंटल चेंजेस में जो हो रहे हैं, और केवल एनवायरमेंटल चेंजेस जो है यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह के जो चेंजेस हैं वो अलग तरह से हो रहे हैं। जो परिवर्तन हो रहा है वो डिफरेंट परिवेश में, अपने ज्योग्राफिकल रीजन, जिसे उनको मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, कि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। लेडीज जो है वो अलग तरह से बिहेव कर रही हैं, बच्चे अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। आज की 50 साल पहले जो डिटर्मिनिंग अथॉरिटी होती थी वो घर का पिता होता था, 20 साल पहले पत्नी होती थी, आज बच्चा होता है। बच्चा डिसाइड करता है घर में क्या चीज खरीदी जाएगी, माता पिता की जो बात है वो पीछे हो गई है। तो ये जो परिवेश में चेंज हो रहा है, इस परिवेश के चेंज में अगर आप पॉलिसी को नहीं बदलते, तो इसीलिए कहा गया, देखिए बिल्कुल सही बात है, और ये तो हमारे सनातन युग से चला आ रहा है कि जो जीवन का श्रेणी है कि आपने बाल्यावस्था हुई, आपकी युवावस्था हुई, आपका वानप्रस्थ हुआ, आपका सन्यास हुआ, तो पुराने जमाने में भी राजा 50 के बाद विड्रॉ करते थे, वानप्रस्थ में जाते थे, और 75 के बाद बिल्कुल जंगल चले जाते थे, इसलिए कि वो जानते थे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस से बहुत ज्यादा अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने को थोपने का प्रयास करूंगा या इसमें इंटरफियर करने का प्रयास करूंगा तो इसमें संघर्ष होगा, और संघर्ष में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए विड्रॉ कर लो, मेरा समय खत्म हो गया, बच्चों का समय है, बच्चा जैसे जीवन को चलाना चाहे चलाए। तो इशू ये है कि ये जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, ये जो सोशल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, ये जो कल्चरल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, और जो कल्चरल एनवायरनमेंट क्योंकि दूसरे जो कल्चर्स हैं उनके साथ मिश्रण हो रहा है, हमारा कल्चर वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट का कल्चर हमारे यहाँ जा रहा है, भाषाओं का मिश्रण हो रहा है, आपस में एक दूसरे से दूरी जो है कम हो रही है, इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी विश्व की घटनाओं को जान सकते हैं। तो अगर ऐसे परिवेश में आप सोचेंगे किताब से पढ़कर आप अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ा लेंगे, तो वास्तविकता कि मैं जब 25 साल पहले मयूर जी, मैं जब पढ़ाना शुरू किया, मैंने टीचिंग शुरू की, तो मैं पीपीटी बनाता था और फिलिप्स कॉटलर और वैन हॉर्न की किताबें देख के नोट्स बनाता था। तो मेरे बेटे ने कहा पापा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नोट्स बना रहा हूं। कहने लगे यार तुम किताब से अगर नोट्स बना रहे हो तो किताब से तो बच्चे सीधे पढ़ लेंगे। सही है, बिल्कुल। भाई आपको आज का टीचर जो है, मैं सही बात आपको बताऊं कि आज का जो टीचर है, ही हैज टू बी वेरी अलर्ट। उसकी नॉलेज का लेवल 40 साल के पहले के टीचर से बिल्कुल अलग हो गया है, इसलिए कि आज का छात्र जो है उसको इंटरनेट अवेलेबल है, वो वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स को सुन सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स को वो 15 मिनट के अंदर स्कैन करके अपने टीचर को प्रश्न उठा के और टीचर के सामने ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि अगर टीचर वेल वर्स नहीं है, अगर उसको एनवायरनमेंट का पता नहीं है, जो चेंजिंग चीजें हो रही हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो विषय में परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए जो इनपुट्स आ रहे हैं, अगर उसे ज्ञान नहीं होगा तो नोट्स बनाकर नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, अब टीचर की स्ट्रेटेजी क्या हो, क्योंकि जब टीचर्स आप देख रहे हैं कि आपका स्टूडेंट जो है वो एनलाइटेंड है और उसके पास सारे फोरम जो हैं ओपन हैं, और आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे कभी भगवान करे मौका मिले हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो मुझे 4 दिन नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां का जो ऑडियंस है, जैसे आपका ऑडियंस, मैंने शुरू में कहा कि आपके ऑडियंस के जो मैंने कमेंट्स देखे, मुझे लगा कि इतने जागरूक लोग हैं और इतने समझदार लोग हैं कि यहां पे कम्युनिकेट करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर,
यही नहीं है कि आप कुछ बोल के निकल जाएंगे, आपको उनके जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, आज की तारीख में 30 साल पहले पॉलिसी चल सकती थी, आज की तारीख में पॉलिसी नहीं चल सकती, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपको पॉलिसी को चेंज कर देना पड़ेगा, और जब पॉलिसी को चेंज करेंगे तो वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो अब इसी को हम, जो मूल तो मुद्दा है हमारा, कि वो राजनीति की बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि अब देश में हम सब जानते हैं कि जिस टूल, जिनको कहते हैं ना टूल, या तो जिस जिस तरह के साधन, औजार, हथियार, या तो कैसे भी आप इनको पकड़ लो, मतलब वो सब वेपन जिससे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में देश की सत्ता संभाली। भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं, कहने का मतलब वो कहना पड़ता है, लेकिन बेसिकली नरेंद्र भाई की बात करते हैं हम लोग। तो नरेंद्र भाई जो बिल्कुल सर्वे सर्वा है इस पार्टी में, तो उन्होंने जब सत्ता संभाली तो उसके बाद आप देखिए कि लगातार, हालांकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देश में होती रही हैं जिनसे सवाल तो मन में ये होता है कि अरे अगर ये हो गया है तो फिर तो जो मौजूदा सरकार है उसकी लोकप्रियता का पारा गिरना चाहिए, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप पैसों आते ही 2015 में लैंड एक्विजिशन एक्ट वाली बात थी, जिसको फिर उनको वापस खींचना पड़ा। वहां से लेकर फिर 16 में उन्होंने नोटबंदी कर दी। फिर जीएसटी में जिस तरह से इंप्लीमेंटेशन हुआ, 1 साल तक लगातार आपको अमेंडमेंट करते रहना पड़ा। आज भी उससे जो है व्यापारी उतने संतुष्ट नहीं है, ठीक है। फिर वो हमला होता है हमारे ये कैंप पे, लोग मारे जाते हैं, हमारे हमारे जो सिपाही हैं, जवान है, वो शहीद होते हैं। फिर उसके बाद वो पुलवामा भी हुआ, है ना। फिर कोरोना में जिस तरह से थालियां बजाई गई, थाली पीटी गई, दिए जलाए गए, और जो बदहाली उसके बाद हमारी हुई। लेकिन 2014 में जितनी सीटों से जीते थे, उससे बहुत ज्यादा अच्छी सीटें वो 2019 में लेके आ गए, ठीक है। अब उसके बाद अभी 1 साल के बाद चुनाव होने वाला है। हमको ये समझना है आपसे स्वामी जी कि ये जो जीत रहे हैं, या कि नीति के ऊपर जीत रहे हैं, या ये कोई स्ट्रेटेजी को लेकर जीत रहे हैं, अब पहली बात। और दूसरी बात कि तो सामने जो भी हैं बतौर विपक्ष, तो अब तक तो कांग्रेस ही रही है। तो कांग्रेस कहां मार खा रही है, अपनी नीति के चलते या अपनी रणनीति के चलते, ये बताइए। ये मयूर जी, वास्तविकता में अगर मैंने जो देखा है और अपने जीवन काल में जो देखा है, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह न होते तो कांग्रेस न हटती। डॉक्टर लोहिया ने जो एक प्रकार के पिछड़ों को आगे बढ़ाकर पिछड़ों की राजनीति, और इसमें एक और परिवेश में आपको बता दूं कि जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की जिन लोगों ने संघर्ष को आगे बढ़ाया है वो सब सवर्ण है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जो भी हो। अगर डॉक्टर लोहिया न होते और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करने की हिम्मत लोगों में न जुटाई होती तो कांग्रेस न हटती। अगर 74 में नवनिर्माण आंदोलन जो आपके गुजरात से शुरू हुआ था और जयप्रकाश का आंदोलन न हुआ होता तो कांग्रेस न हटती। अगर अन्ना हजारे का आंदोलन न होता, अगर अन्ना हजारे का आंदोलन न होता जी, तो वास्तविकता में कांग्रेस न हटती। और एक और चीज आप देखिए, 1977 के इलेक्शन में साउथ में कांग्रेस भरपूर जीती थी और नॉर्थ में भरपूर हारी थी। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन का प्रश्न है। साउथ ने इंदिरा जी का साथ दिया था और नॉर्थ ने पूरी तरह से इंदिरा जी को नकार दिया था। 2004 में कोई भी नहीं सोच सकता था कि अटल बिहारी वाजपेयी हारेंगे। देखिए, अटल जी का जो व्यक्तित्व था और उनकी जो सौम्यता थी और जो भी था, मतलब एक ठीक है उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो कम से कम ऐसे आदमी थे जो कह सकते थे कि अपने तुमने जो धर्म था, राज धर्म है, उसका पालन नहीं किया। उतनी हिम्मत थी उनमें, इसके बावजूद वो हारे। क्यों हारे? वो इसलिए हारे, अगर इंडिया शाइनिंग का नारा न होता, जब कहा गया, बार बार कहा गया, टीवी के माध्यम से करा गया, एक ब्रांड बनाया गया इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, तो लोगों ने कहा, गरीब लोगों ने कहा, मिडिल क्लास ने कहा, यार इंडिया शाइनिंग आप कह रहे हो, हमारे घर में तो परेशानी है, हमें तो समस्या है। तो जैसे पिछली चर्चा मैंने आपसे कहा था कि ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने समाज के अंदर
एक इस प्रकार की भावना को प्रबल कर दिया कि 2G हुआ, 3G हुआ, कोल माइन हुआ, उसमें विनोद राय साहब ने जो 176 लाख करोड़ का 1,76,000 करोड़ का घोटाले की बात की, बाद में वो मुकर गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जेल में गए, उस सरकार के मंत्री जेल में गए और आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ और बातें खत्म हो गई। तो बेसिक इश्यू ये है, देखिए मयूर जी, सच्चाई इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज द फैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज परसीव्ड इज इंपॉर्टेंट। तो वो परसेप्शन चेंज हुआ कि एक अटल जी के जमाने में हुआ कि यार ये कहां इंडिया शाइनिंग, इंडिया हम तो परेशान हैं, तो अटल जी हार गए। 2009 में कांग्रेस फिर जीत गई। 2014 के पहले 2 साल पहले जो ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन ने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि ये कांग्रेस करप्ट पार्टी है और उसके सामने एक ऑल्टरनेटिव खड़ा किया गया कि ऑल्टरनेटिव जो था गुजरात मॉडल, जिसे आप गुजराती लोग जानते होंगे, हम बाकी भारतवासियों को तो इतना नहीं अंदाजा था, लेकिन जब हमने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, देखिए मैं स्पष्टता कर दूं, मैं अब तक नहीं जानता हूं गुजरात मॉडल क्या है, ना मैं तब भी जानता था, मैं आज भी नहीं जानता, हमको नहीं मालूम क्या है, और किसी को पता हो तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं, मैं तो उस समय भी जानता था कि कोई ऐसा मॉडल नहीं है, लेकिन देश ये मानता था कि ऐसा मॉडल है। और वहां के जो बस स्टैंड्स की और रेलवे स्टेशन की फोटो लिखाई गई, कहीं जापान की और जर्मनी की फोटो डाली गई, तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि गुजरात में बड़ा विकास हुआ है और पूरे देश में ऐसा भी, बुलेट ट्रेन की बात हुई और सब तरह की बातें हुई। खैर, परसेप्शन क्रिएट हुआ, और वो परसेप्शन क्रिएट हुआ कि एक तरफ तो एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से करप्ट है, और एक तरफ से ऐसा आदमी है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक विशाल व्यक्तित्व है जिसने गुजरात को बिल्कुल बदल दिया है और पूरे हिंदुस्तान को बदल देगा। तो उसके बाद जनता ने विश्वास किया, एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, और ये परसेप्शन 2019 में भी कायम रहा। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब क्लास लेता था, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा हूं, 50 बच्चों की क्लास में अगर मैं पूछता था कि कितने लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, 50 में से 49 बच्चे कहते थे कि पप्पू है। अच्छा। मेरी क्लास में मुझे याद है, एक साउथ का बच्चा था जिसने कहा नहीं साहब, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, और बाहर से पढ़ के आया है, और मार्शल आर्ट का भी वो है और स्विमिंग का भी, और ही इज ए एक्सपर्ट, और ऐसा कुछ नहीं है, ही इज ए मतलब वेरी इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। लेकिन परसेप्शन क्रिएट हुआ और ये 8 साल तक चलता रहा, ये 4 महीने पहले तक चलता रहा, वास्तविकता में 4 महीने पहले तक चलता रहा। आज की तारीख में मैं देखिए 2-3 परिवर्तन मयूर जी देख रहा हूं, और ये परिवर्तन बिल्कुल उसी प्रकार की बात है, या तो कोई आंदोलन हो या कोई पदयात्रा हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा की या विनोबा भावे ने पदयात्रा की, लोगों ने अपने हजारों एकड़ जमीन जो है भूदान यज्ञ में दे दी, या महात्मा गांधी का व्यक्ति तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत स्मार्ट थे, मैं उनका अगर भाषण भी सुनता हूं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़े ओरेटर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो एक व्यक्तित्व ऐसा पेश किया जनता के सामने कि एक संत है, एक ऐसा संत है जो आश्रम में रहता है, जो झाड़ू अपने हाथ से लगाता है, जो हरिजन बस्तियों में जाता है। परसेप्शन क्रिएट हुआ। मैं आज आपको बताऊं, वास्तविकता है, और मैं हो सकता है कि गलत हूं, लेकिन मुझे जो लगता है कि आज जो परसेप्शन पदयात्रा से क्रिएट हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है, और चिंता होनी चाहिए उन्हें, क्योंकि इस पदयात्रा से जो परसेप्शन चेंज हो गया। आज की तारीख में मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूं, पहले मैसेजेस आया करते थे, अब कोई पप्पू नहीं कहता, अब ये कहता है कि राहुल गांधी कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, जो महिलाओं के अंदर, क्योंकि मैं जो अपनी वाइफ से, अपनी बहू से, अपने रिश्तेदारों से बात करता हूं, जो पुरुषों के अंदर क्रेज है उससे ज्यादा क्रेज औरतों के अंदर है, क्योंकि देखिए वो रसोई में रहती हैं, हम लोग तो चलिए कहीं पान की दुकान में गए, कहीं दावत खाई, कहीं पार्टी में चले गए, वहां 10 लोगों से बात की, तो हम लोग एक्सटर्नल चीजों को ज्यादा देखते हैं और इंटरनल चीजों को कम देखते हैं। औरतें जो हैं वो मेरे ख्याल से पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, और वो अपने घर की समस्याओं को कोरिलेट करती हैं। उनको इंटरनेशनल यूक्रेन से और रूस से कोई लेना देना नहीं, उनको कोविड की उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब केवल यार मेरी जो घर की रसोई है वो ठीक चले और घर में सबको भोजन मिलता रहे। तो स्त्रियों के अंदर जो परसेप्शनल चेंज हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये स्ट्रेटेजी है। अब ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, जैसे पिछली बार में हमने आपसे कहा कि वो स्ट्रेटेजी बनाई या बन गई या किसी ने बनवाई या कुछ भी किया, जो नारा भी बना और जिस प्रकार से एक मीडिया का
जो उपयोग बीजेपी करती आई, बीजेपी मीडिया के माध्यम से जो उन्हें परसेप्शन क्रिएट किया था, ये जयराम रमेश ने और इन लोगों ने जो पिछले 4 महीने के अंदर जिस प्रकार से हैंडल किया है और जिस तरह से यूट्यूब ने और व्हाट्सएप ने उसको प्रचारित प्रसारित किया है, तो एक ऑल्टरनेटिव ब्रांड क्रिएट हो गया। ये ब्रांड कैसा है? ये ब्रांड ऐसा है जो पैदल चलने वाला है, क्योंकि 25 किलोमीटर पैदल चलने की अगर किसी को भी चुनौती दे दी जाए रोज रोज, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और उसके बाद मुस्कुराते रहने की, उसके बाद न झुंझलाने की, और उसके बाद होटल में और घरों में न रुकने की और कंटेनर में रुकने की, कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। आप रथ यात्रा कर सकते हैं, आप मर्सिडीज में चल सकते हैं, लेकिन जनता से आप कटते हैं। और देखिए, ये है स्ट्रेटेजिक पॉइंट। आज के जो भी सत्ता में होगा वो इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अपने कुछ बंधन हैं जी। राहुल गांधी के पास आज वो बंधन नहीं है। अच्छा, एक और परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। एक परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है, और मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक रूप से अपनी बात कह रहा हूं, कि जिसकी दादी की हत्या हुई, जिसके पिता की हत्या हुई, वो व्यक्ति अगर निडर होकर हजारों लोगों के बीच में मिलते जुलते लोगों से मिलते हुए चल सकता है, तो इसका मतलब ये है, देखिए हमें कैसा नेता, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप में एक मयूर जी पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कोई एंटरप्राइज खड़ी करनी हो, नई इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए? आपको विटामिन बनाने चाहिए या आपको पेन किलर बनाने चाहिए? मोटी मोटी बात, आपको पेन किलर बनाना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन है ये लॉन्ग टर्म ठीक है, खा लिया, आयुर्वेदिक दवा कर ली, विटामिन खा लिया, विटामिन B12 खा लिया, वो सब ठीक है। लेकिन अगर पेन है, किसी को सर्जरी की आवश्यकता है, तो इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब देश ये महसूस कर रहा है कि हमें इकोनॉमिक पॉलिसी के रिव्यू करने की आवश्यकता है, हमको अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो विदेश नीति है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है, कि हमारा चाइना से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता क्यों जा रहा है। हमारा रुपया अगर कमजोर होता जा रहा है, तो जो हमने अपने फॉरेन करेंसी लोन्स ले रखे हैं वो अगर 20% महंगे हो रहे हैं, और हमारा जो ये डेट है और जो हमारा जीडीपी है उसका रेशो 80% हो गया है, और अगर इस प्रकार से रुपया कमजोर होता रहा, और क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? वी नीड इकोनॉमिस्ट। तो अगर उसमें रघुराम राजन आते हैं, तो लोगों को एक मैसेज जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि वी नीड समबडी जो रघुराम राजन जैसे, जो इंटरनेशनल, जैसे यूके में देखिए आप, यूके ने अगर वहां पे एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है और हिंदुस्तानी है और हिंदू है और प्रैक्टिसिंग हिंदू है, वो देश अगर अपने देश में एक हिंदू को प्रधानमंत्री बना सकता है, जब उसकी पत्नी जो है नारायण मूर्ति जी की बेटी है, ये सब जानते बूझते कि भी ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन नहीं है, जहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि देश के विकास के लिए आवश्यक है कि आपको एक फाइनेंस का, इकोनॉमी का एक्सपर्ट चाहिए। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट और मयूर जी पढ़ाया है, टर्न अराउंड मैनेजमेंट। अगर कोई कंपनी सिक हो जाए, उस कंपनी को टर्न अराउंड करना, क्योंकि हर कंपनी जो सिक होती है वो साइन देती है। जैसे आदमी भी जब सिक होता है, हम आप बीमार होते हैं, तो उसके पहले साइन देने शुरू कर दिए जाते हैं, और हम उन साइन को पढ़ नहीं पाते, और जब साइन को नहीं पढ़ पाते तो बीमारी बढ़ जाती है। इसी तरह इंडस्ट्री भी करती है। और एक सूत्र में केवल आपको बताऊंगा, अगर किसी कंपनी का इक्विटी डेट रेशियो डिटोरिएट होता चला जाए, 1:2 का इक्विटी डेट रेशियो अगर 1:3 हो जाए, 1:3.5 हो जाए, 1:4 हो जाए, इसका मतलब कंपनी सिक होने वाली है। इसका मतलब यह है कि अपने लोन को रिपे नहीं कर पा रही है, और लोन लेके पुराने लोन को रिपे करके वो केवल टोपी घुमा रही है। ये बहुत सारी कंपनी, और उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जिसका इक्विटी डेट रेशियो बहुत ज्यादा डिटोरिएट होता है, इसका मतलब वहां, तो आज देश को जरूरत किस चीज के? मलहम की जरूरत है। आज देश को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो अभी जो फील हुआ है, पिछले 8-10 साल में फील हुआ है, अटल जी के जमाने में भी फील नहीं हुआ है, कि ये विद्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये डीप रूटेड हो गया है, जहर नीचे तक चला गया है। इसे डिटॉक्सिफाई करना है, इसको निकालना है, इस जहर को शरीर से और लोगों के मन से निकालना है। तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वो स्ट्रैटेजिक स्लोगन है, जो उन लोगों के मानस पे असर कर रहा है जो कि ना तो केवल अपोजिशन की पॉलिसी का
आंख मूंद के समर्थन करते हैं, ना बीजेपी की पॉलिसी का आंख मूंद के समर्थन करते हैं। जो 60% ऐसे लोग हैं जो फेंस सिटर्स हैं, और फेंस सिटर्स वो हैं जो कि इस 20% के भी साथ जा सकते हैं, उस 20% के बाद भी जा सकते हैं। मयूर जी, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं क्लास टीचर अगर हूं और मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं और 20 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते, उनका काम केवल यह है डिस्टर्ब करना पढ़ाई, और 20% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं पढ़े, माँ बाप की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति करें। और 60% जो है वो फेंस सिटर्स होते हैं, जो हावी होता है उसकी तरफ हो जाते हैं। मेरा एज ए टीचर क्या कर्तव्य है? मेरा एज ए टीचर कर्तव्य है कि जो नहीं पढ़ना चाहते उनको कंट्रोल करूं, और जो 20% पढ़ना चाहते हैं उनको प्रश्रय दूं कि मैं हूं क्लास में, बेटा जो तुम पूछोगे हर चीज पढ़ाऊंगा, हर चीज बताऊंगा, निर्भीक होकर प्रश्न पूछो। तो 60% लोग जब देखते हैं कि गुरुजी जो है वो चाहते हैं कि पढ़ाई हो और इनका मकसद पढ़ाना है, ज्ञान देना है, ये अपनी जो पीढ़ी से इन्हें प्राप्त हुआ है नेक्स्ट पीढ़ी को देना चाहते हैं, तो वो भी 20% के पास आ जाते हैं। और जो 20% ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं और क्लास में पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो आज की तारीख में जो हुआ, जो 20% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि विद्वेष बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। जो 20% लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम चाहते हैं कि शांति रहे, प्यार रहे, सब सुखी रहें, कोई विद्वेष ना हो, अच्छे और बुरे के बीच में केवल भेद हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी जो भी हो, अगर अच्छा है तो हम उसके साथ हैं, अगर बुरा है तो हम उसके साथ नहीं हैं, धार्मिक कोई भावना नहीं होनी चाहिए, ये हम 20% है। लेकिन जो 60% हैं वो ये मानते हैं कि यार अगर बहुत ज्यादा सब लोग उधर ही जा रहे हैं तो हम भी उधर ही क्यों ना चले जाएं। तो कोई विरोध की गुंजाइश नहीं थी अभी तक, 4 महीने पहले तक विरोध की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जो लोग 20% ये कहते थे, वो ये कहते थे, ये मानते थे कि यार नहीं, ये तो अपीजमेंट वाले लोग हैं, ये औरंगजेब टीपू सुल्तान के समर्थक हैं। लेकिन अगर अब लोगों ने महसूस करना शुरू हुआ कि यार नहीं, नौकरी की जरूरत तो है, बेटे को नौकरी तो चाहिए, वरना घर की स्थिति खराब हो जाएगी, घर का हमने गिरवी रख दिया है, अपना खेत गिरवी रख दिया है, एजुकेशनल लोन ले लिया है, और अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिली और उसकी अपेक्षाएं टूटेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत कदम उठा ले और हमारी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो जीडीपी भी बढ़नी चाहिए, बेरोजगारी भी कम होनी चाहिए, महंगाई भी कम होनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है ये कैसे हुआ? क्योंकि कोई आदमी कम से कम कहने निकला तो कि मैं यार वो नहीं हूं जो लोग कहते थे कि मैं सीएम से नहीं मिलता हूं, मैं पब्लिक से नहीं मिलता हूं। मैं तो पब्लिक से मिलता नहीं, मैं तो पब्लिक के घर में चाय पी लेता हूं, किसी ढाबे में बैठ के खाना खा लेता हूं, मैं झाड़ू लगाने वाली औरतों से हाथ में हाथ डाल के चल सकता हूं, मैं तो किसी के साथ कोई धर्म नहीं, कोई। तो ये एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्रिएट हुआ। अब ये जो फेंस सिटर्स हैं, जो ये स्ट्रेटेजी है, देखिए ये स्ट्रेटेजी है। मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया वास्तविकता में वो भी एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन आज की तारीख में मुश्किल क्या हो रही है, आज की तारीख में मुश्किल क्या हो रही है कि वो जो स्ट्रेटेजी है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है, क्योंकि जितना आप इस तरह की बात करेंगे उतना ये भावना प्रबल होगी कि ये चाहते हैं कि विद्वेष बढ़े, ये चाहते हैं नफरत बढ़े। मैं उस पर आने ही वाला था, मोहन भागवत साहब के बयान पर मैंने कहा कि इसके बाद बात वो, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, वो मुद्दा भी बहुत जरूरी है उसके ऊपर बात करना। पर मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, मोहन भागवत जी वाली बात भी करेंगे सर, पर मैं ये जानना चाहता हूं दर्शकों के लिए हमारे कि अगर 2024 में जितने भी विपक्ष हैं, कांग्रेस समेत जितने भी हैं दल, अगर इनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है और अगर इनको जीतना है बीजेपी से, मतलब मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई से, तो क्या इनकी नीति तो देखिए यही होती है ना, जो आपने जैसे पॉलिसी जो आप लेके जो आप अपने संकल्प पत्र में डालते हैं, जो आप अपनी विचारधारा सेट करते हैं, है ना, एक आइडियोलॉजी ऑफ अ पार्टी होती है, वो नीति होती है। ठीक समझ रहा हूं ना मैं? जी। तो हाँ, तो वो नीति हो गई कि भाई हम पिछड़े वर्ग के लिए ये करेंगे, इनका ये उद्धार कर देंगे, यहाँ इतने मकान बनवा देंगे, इतना वो सब बातें हो जाती है, वो सब आइडियोलॉजिकल चीजें हैं जो नीतिगत है पूरी। ठीक है। फिर एक चीज ये होती है सर कि लोगों के लिए क्या करना है वो घोषणा अलग है, नीतिगत। उसके साथ साथ अगर हम देश में सत्ता में आए तो हम देश कैसे चलाएंगे, विदेश से हमारा क्या व्यवहार होगा, देश के अंदर जो है हम किस तरह से कौन कौन सी नीतियों को
हम उसको अमली जामा पहनाएंगे, ये भी एक नीति वाली बात होगी। लेकिन सत्ता में आने के लिए तो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके बगैर तो आप सत्ता में आ नहीं सकते। नीतियों का अमल तभी कर पाएंगे जब आप रणनीति बना के सत्ता में बैठ सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या क्या रणनीति होनी चाहिए अगर विपक्ष पूरा मोर्चा बन के या तो एक खेमे में आके अगर चाहता है कि नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसको अगले चुनाव में अगर हराना है, तो आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए मयूर जी, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको एक बात पता है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो तेजस्वी हों, चाहे अखिलेश हों या कोई भी हों, उन्हें यह पता है कि अगर 2024 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई तो इनके घर में ईडी सीबीआई की रेड होती रहेगी, इनके नेता 2-2 साल जेल में रहेंगे और 2 साल के बाद कोर्ट ये कहेगा कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था, आपको रिहा किया जाता है और यही नहीं पता कि आपको किस आरोप में बंद किया, लेकिन वो 2 साल जेल में रहेंगे। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 2024 में बीजेपी की सत्ता नहीं बनती है तो ऐसी सत्ता नहीं बनेगी जो केवल कांग्रेस की हो, इसकी भी संभावना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर संभावना है तो संभावना यह है कि कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, सपा, शिवसेना ये सब मिलकर सरकार बनाएंगे, और अगर ये सब मिलकर सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस निरंकुश नहीं हो सकती। तो अगर ये लोग, और ये मानी बात है, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनको ये पता है कि अगर हम हार गए इस बार तो उसके बाद हमारे 5 साल जो है बिल्कुल, जैसे मायावती जी बिल्कुल चुप होके बैठ गई हैं, अखिलेश भी बहुत हद तक चुप बैठे हुए हैं, लेकिन उनको लगेगा कि अगर हम नहीं आए मेन स्ट्रीम में नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया है और जो भी कांग्रेस वोट पाएगी वो इन्हीं के वोट पाएगी। तो ये प्रकार का सिनेरियो एनालिसिस है। जब वो सिनेरियो एनालिसिस करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि अगर हमने इस बार जोर नहीं लगाया जी तो हम फिर जोर लगाने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, अब राजनीति से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो पदयात्रा है, वास्तविकता में जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये पदयात्रा जो है ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। इसने न केवल परसेप्शन को चेंज किया है, ना इसने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया है, ना इसने सोसाइटी को मैसेज दिया है, बल्कि इसने अपोजिशन पार्टीज को भी मैसेज दिया। और आप एनसीडी का इलेक्शन अगर देखें, अगर माइन्यूटली उसका अध्ययन करें, बीजेपी ने अपेक्षा से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। आप जीती जरूर है, लेकिन बीजेपी जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज्यादा सीट मिली है। कांग्रेस को केवल 10 सीट मिली है, लेकिन कांग्रेस को अगर ये 10 सीट मिली हैं तो सारी की सारी वो सीट है जो मुस्लिम डोमिनेशन एरिया की हैं। जी, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने, दिल्ली के मुसलमानों ने आम आदमी का पार्ट छोड़ दिया है और कांग्रेस की तरफ चला गया है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में यह मैसेज चला गया कि नफरत छोड़ना और भारत को जोड़ना आवश्यक है, तो अखिलेश यादव जी की क्या स्थिति रहेगी? तब तो नीतीश बाबू की भी बिहार में स्थिति खराब हो जाएगी। लालू नहीं, नीतीश कुमार तो देखिए, नीतीश कुमार हैज टेकन ए प्रिंसिपल स्टैंड। नीतीश कुमार ने तो स्टैंड ले लिया कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब इसके एक्सटेंशन में बात कर रहा था, क्योंकि वो भी तो अति पिछड़े और मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लालू जी भी वही करते हैं बेसिकली। तो आप एक और चीज देखिए, जो चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका एक स्टेटमेंट आया 3 दिन पहले और बिहार में बड़ा बवाल मचा। उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कुछ बात कही। अब सोचिए आप, ये स्ट्रेटेजिक मूव है, ये स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मूव ये है कि आरजेडी को और इन पार्टियों को बताना है कि जो बीजेपी है वो सवर्णों की पार्टी है। जितना सवर्ण रिएक्ट करेंगे उतना बैकवर्ड कंसोलिडेट होगा। तो हालांकि उनका स्टेटमेंट बड़ा विचित्र स्टेटमेंट था जो नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया कंसोलिडेशन के लिए। उन्होंने मैसेज, जैसे कांशीराम एक बात कहा करते थे, कांशीराम कहते थे कि दलितों के लिए, हम लोगों के लिए उचित है कि स्थिर सरकार ना हो। यह उनकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर स्थिर सरकार होगी, एक पक्ष की बड़ी मजबूत सरकार होगी, सबसे ज्यादा हम सताए जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजी बीजेपी की क्या है? बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, वो ये कहती है कि हिंदुओं के अम्ब्रेला में आ जाओ, हम हिंदू एक हैं,
चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण हो, हमें कंसोलिडेट करना है हिंदुओं की तरह। एसपी और आरजेडी की क्या है, जेडीयू की यह है कि हमें अति पिछड़ों को साथ देके चलना है। जो जेडीयू और आरजेडी की स्ट्रेटेजी है कि हमको पिछड़ों को और मुसलमानों को साथ लेके चलना है, तो ये स्ट्रेटेजी का गेम चल रहा है। जो ज्यादा कंसोलिडेट कर पाएगा, जो जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर सेगमेंट को मैसेज दे पाएगा कि तुम किसके साथ ज्यादा सुरक्षित हो। देखिए एक और मयूर जी मैं आपको बात बताऊं, हिंदुस्तान के अभी तक जितने इलेक्शन हुए हैं, ज्यादातर इलेक्शन किसी को हराने के लिए हुए हैं। बिल्कुल। 77 का इलेक्शन फ्रेगमेंटेड अपोजिशन था, विपरीत विचारधारा के लोग थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें संघ वाले भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे, लेकिन वो इंदिरा जी को हराने के लिए हुआ था। जो इलेक्शन 2014 का हुआ था वो कांग्रेस को हराने के लिए हुआ था। अब सवाल यह है कि इस समय जो 2024 का इलेक्शन होगा तो क्या वो मोदी जी को जिताने के लिए होगा या मोदी जी को हराने के लिए होगा, ये है प्रश्न। सपा की गवर्नमेंट यूपी में आई, हराने के लिए आई, बीएसपी की गवर्नमेंट आई, हराने के लिए आई। तो 90% इलेक्शन जो होते हैं वो हराने के लिए होते हैं। तो हराने के लिए जो उस पक्ष को एक मैसेजिंग देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वोट जो है ये शिफ्टिंग वोट है, ये वोट फिक्स नहीं है। जो ये फ्लोटिंग वोट है 60% का, ये किसी तरफ भी जा सकता है। अगर मैसेजिंग मीडिया के माध्यम से नहीं हो रही थी, कांग्रेस अपोजिशन को दिखा रहे थे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि पदयात्रा के माध्यम से ये मजबूरी बन गया है कि उसको दिखाया जाए, जनता तक मैसेज जा रहा है। अब जैसे राहुल गांधी साहब पदयात्रा कर रहे हैं, वैसे आज नरेंद्र भाई ने छोटा सा एक जेस्चर दिखाया है। उनकी कार्यकारिणी शुरू हुई आज दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि मैं कर तो नहीं सकते पदयात्रा, वो तो रोड शो करते रहते हैं। तो उन्होंने आज एक 15 मिनट का रोड शो वहां पे कर दिया है और फिर वो पहुंचे थे ऑफिस अपना ये दफ्तर भाजपा के, और फिर उन्होंने कार्यकारिणी शुरू की है। अब नहीं, पर मेरा मुद्दा अभी भी जो है थोड़ा, अभी मुझे थोड़ा उसमें अगर आप खुल के उसको कहें, मैं ये वो समझना चाहता हूँ कि कैसे इनके खिलाफ अगर इनको हराना, आपने बिल्कुल सही कहा कि हराने के चुनाव ज्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ, किसी को जिताने के कम होते हैं। यूपी ये नहीं चाहिए थी 2014 में, सबको लगा कि ये भ्रष्ट है, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं और ये देश को बेच देंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, सबने उनको हटाने के लिए और नरेंद्र भाई को बिठा दिया। अच्छा, पर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर ये सब लोग मिलके भी कुछ करते हैं तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए एक चीज होती है रण युद्ध में, युद्ध के भी नियम होते हैं स्वामी जी, है ना। कोई शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करना है, ठीक है, और बिलो द बेल्ट वार नहीं करना होता है। अगर गदा युद्ध की बात करें तो, पर कृष्ण ने कहा था भीम को कि भैया इसको अगर चांद पे नहीं मारोगे तो मरेगा नहीं ये। तो वहां फिर वो नियम तोड़ा आपने, जो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम का जो उल्लेख किया भगवान का। तो एक तो वो है, इष्ट है या आदर्श है, जो कहता है कि अगर साधन जो साध्य है वो बहुत शुद्ध हो तो साधन में अशुद्धि चलेगी, उसमें नियम तोड़ फोड़ किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका जो हेतु या जो आपकी जो ध्येय प्राप्ति है वो एकदम शुद्ध हो, तो इस माहौल में अभी आप जो देख रहे हैं इस देश में, आपको क्या लगता है कि वो महाभारत वाली जो पूरी एक बात है, भगवान श्री कृष्ण की जो स्ट्रेटेजी वाली बात है, ये कहीं आपको फिट होती नजर आ रही है? और अगर ये इनको जीतना हो तो कैसे जीते, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर आप रोशनी डालें। देखिए मयूर जी, बिल्कुल एक एग्जाम्पल लेते हैं वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल पीछे चली गई, पिछड़ गई, और कांग्रेस के वोट जो है वो शिफ्ट हुए, वहां पे एक नारा चला था, अगर आपको पता हो, पहले राम फिर बाम। इसका मतलब यह है कि अगर युद्ध टीएमसी, और हम नहीं हरा पा रहे हैं टीएमसी को, हम जानते हैं हम टीएमसी को नहीं हरा पा रहे हैं, कांग्रेस और जो बाम का वोट था वो जानता था कि वो टीएमसी को नहीं हरा पा रहा है, और उसने कहा कि बीजेपी युद्ध लड़ रही है और बीजेपी हरा सकती है, इसलिए सारे के सारे वोटर बीजेपी में शिफ्ट कर गए। इसका मतलब यह है, ये सच नहीं है कि अगर अपोजिशन कंसोलिडेट हो जाए तो आप बीजेपी को हरा सकते हैं जी। यूपी के अंदर सपा और बसपा मिली, एक आज से 30 साल पहले भी ऐसा हुआ था जब कांशी राम ने एक सपा के साथ वो किया था और ये हुआ था, और उसके बाद ये हुआ कि साहब वो
उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल खत्म कर दिया। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी मिले, उन्होंने बीजेपी को खत्म कर दिया क्योंकि बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो गया और मोहन भागवत जी ने रिजर्वेशन के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया और बीजेपी साफ हो गई। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। देखिए, सबके अपने एक वोट बैंक हैं और सब वोट बैंक की, अब आपके गुजरात में है कि नहीं मुझे नहीं पता, यूपी की पॉलिटिक्स में जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें भी ये चीज चलती है कि मुझे अपना आदमी नहीं जीत रहा है तो मुझे हराना किसको है। ये तो सब जगह है। तो दलित ये सोचते हैं, और पिछली बार दलितों ने सोचा, पिछले असेंबली इलेक्शन दलितों ने सोचा कि हमको ठाकुरों से ज्यादा परेशानी है या हमको यादवों से ज्यादा परेशानी है। तो उन्होंने निर्णय लिया नहीं, यादव ज्यादा यार, गांव के अंदर तो हमें यादवों का मुकाबला करना पड़ता है, ठाकुरों के साथ चलते हैं, वो बीजेपी के साथ चले गए। तो ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है, अगर देखिए वास्तविकता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं कि अगर कांग्रेस को वोट मिलेंगे, मान लीजिए वोट, जो भी वोट मिलेंगे, जैसे दिल्ली के इलेक्शन में हुआ, मुसलमानों के वोट इस पदयात्रा के बाद मल्टीफोल्ड बढ़ेंगे, दलितों के वोट मल्टीफोल्ड बढ़ेंगे। जो मैं अपनी फॉरवर्ड कम्युनिटी में देख रहा हूं, जो ब्राह्मणों में देख रहा हूं, ब्राह्मणों में, क्योंकि ब्राह्मण राजपूतों में भी उत्तर प्रदेश में काशी का पढ़ा हुआ हूं तो मैं जानता हूं वहां की जो कास्ट पॉलिटिक्स है जी, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों जो है ऐसी कौम है, ऐसी जातियां हैं जो रूल करना चाहती हैं और संघर्ष होता है, सत्ता संघर्ष होता है। जी, तो ब्राह्मण्स कैन कम बैक टू कांग्रेस, और ब्राह्मण्स कम बैक टू कांग्रेस मींस लॉस टू बीजेपी। मुसलमान अगर जाएगा कांग्रेस के पास तो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दलित तो मौका ढूंढ रहा है, वो जान रहा है कि जो बहन जी हैं वो बहुत ज्यादा संघर्ष करने के मूड में नहीं है और हम क्योंकि अखिलेश यादव के साथ नहीं जा सकते, तो हमें इसीलिए कांग्रेस ने यूपी का जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया वो भी दलित बनाया और जो नेशनल प्रेसिडेंट बनाया वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे बनाया। अब इसमें स्ट्रैटेजी देखिए आप, कर्नाटका के अंदर जो डीके शिव कुमार हैं वो वोकलिंगा हैं, जो सिद्धारमैया हैं वो उनकी अपनी कास्ट है जिसकी 7-8% की कुर्बा हैं उनकी 7-8% कास्ट है, 22% जो है वो दलित हैं और लिंगायत जो है वो एक तरफ है और बाकी ये सब वोकलिंगा जो है वो डिवाइड होते हैं, देवेगौड़ा के साथ नॉर्मली जाते हैं क्योंकि वोकलिंगा लीड। तो ये जो कॉन्सोलिडेशंस हैं, ये जो कास्ट कॉन्सोलिडेशंस हैं, इसको बीजेपी ने बहुत खूबसूरती से हैंडल किया था। और मुझे ऐसा लगता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लाकर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रीडम फाइटर रहे, उनके फादर, और जो एक मैसेज जाता है कि सब मुस्लिम परस्त लोग हैं, कांग्रेस जो है मुस्लिम परस्त पार्टी है। आपको तो पता ही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मां को और बहन को मुसलमान रजाकारों ने जिंदा जला दिया था हैदराबाद के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी टैग नहीं लगता कि सब मुस्लिम पक्षधर हैं। दलित कंसोलिडेशन भी होता है। तो इस समय जो 20% का दलित वोट बैंक है उस पे बीजेपी की भी नजर है और उस पे कांग्रेस की भी नजर है। तो जितना कंसोलिडेशन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कर पाएगा, लेकिन वास्तविकता में अगर मैं उत्तर प्रदेश की परिस्थिति जानता हूं कि अगर अखिलेश यादव इलेक्शन के 2 महीने पहले, चलिए अभी उनके कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से ओपनली सामने नहीं आना चाहते होंगे, लेकिन अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। और जो 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि पार्लियामेंट में आप दिल्ली में भी देखिए, असेंबली में सारी की सारी जीतें आप जीतती है, पार्लियामेंट सारी चीजें बीजेपी जीतती है, लेकिन कांग्रेस के वोट आपसे ज्यादा होते हैं। पर सर मैं अभी भी जो है कि क्या रणनीति होनी चाहिए अगर इनको जीतना हो और बीजेपी को हराना हो? देखिए, मैंने मयूर जी वही कहा ना, ये रणनीति केवल एक विकल्प था जो रणनीति कांग्रेस ने चाल चल दी है। अच्छा, केवल एक, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप किसी के दरवाजे पे ज्यादा जाएंगे वो आपको बिल्कुल इज्जत देना छोड़ देगा। सबके दरवाजे में आ जाओ, सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, कहते वीक है इसलिए सपोर्ट मांग रहा है। एक आपके खिलाफ परसेप्शन था, एक आपकी इमेज थी। लोग कहते थे कि यार ये आदमी जो है ना बोल पाता है, 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने कर ली, अच्छी तरह मुस्कुरा के जवाब दे रहा है। मैं राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ के बताता हूं, 4 महीने पहले था वो मुस्कुराते नहीं थे जी, वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो दिखाना चाहते थे कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। 4 महीने में शायद उनको ये बता दिया गया है या उन्हें पता चल गया है कि भैया भारत की जनता है, ये रिजिडिटी पसंद नहीं करती जी। आप अगर उसके कंधे पे हाथ रख दें और कहें कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूं, भैया बिल्कुल कोई कष्ट हो तो मुझे बता देना, एक फोन अगर उसे कर दे तो द्रवित हो जाती है।
तो ये अच्छा, ये मोदी जी नहीं कर सकते? देखिए मोदी जी जैसे पंजाब गए और 15-20 लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर से कह देना मैं सुरक्षित वापस आ गया। 15-20 झंडे, यहां तो 20-20, 25-25 हजार लोग साथ चल रहे हैं, छतों पे बिल्कुल। हजारों लोग खड़े हुए हैं। इसको रेप्लिकेट वो नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी नहीं है, हो वो नहीं सकता, कर सकते। वो कर नहीं पाया, तो ये सवाल ही पैदा। यही देखिए, यही एक स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है। जब तक आप ताकतवर मुझे नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इसीलिए इसीलिए शायद जो बताया जा रहा है हमको कांग्रेस से वो ये है कि भी अब जैसे ये यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद वो कुछ थोड़ा जो है टाइम लेंगे फरवरी में, और संस्था कांग्रेस जो है पूरी संस्था उसका ये बताया जा रहा है कि बहुत एक साफ सफाई करने की बात हो रही है कि संगठन में कुछ बड़े फेरबदल हो सकती है। बहुत ढांचा जो है जो उनको पता भी है कि कहाँ कहाँ जॉइंट्स हमारा जो है, कहाँ वो किल्ली जो है बिल्कुल रस्टेड है, वो काट खाई हुई है, जंग लगी हुई है, या जो भी पुर्जे ठीक करने हैं, तो बताया जा रहा है कि उसको पहले ठीक किया जाएगा। और कह रहे हैं फिर जो है अब ये की जाएगी यात्रा गुवाहाटी से लेके पोरबंदर तक की, वो शुरू होगी शायद वहां से, और पोरबंदर में महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर आके वो फिर खत्म होगी। तो एक जो ये वर्टिकल, ये जो एक होगी वर्टिकल यात्रा, अब इसको एक हॉरिजेंटल पाथ में करेंगे देश में, इस छोर से उस छोर तक, तो पूर्व से पश्चिम या इस तरह से तो बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये एक एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या, इसको और देखिए मयूर जी, कंसोलिडेट करने इससे इससे बेटर स्ट्रेटेजी जो बड़ी अंदर की बात मैं बता रहा हूं, जो मतलब मेरे विश्लेषण से, ऐसा नहीं कि मेरी किसी से बात होती है। की। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए सुक्खू जी, हम्म, अगर उन्होंने वीरभद्र सिंह जी की पत्नी को बनाया होता तो एक परिवारवाद का टैग लग गया होता। जी। और सुक्खू जो हैं बड़े साधारण परिवार के हैं, इनके पिताजी जो थे बस के कंडक्टर थे, कॉमन मैन हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो तीनों स्टेट में लागू हो गई है, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी और हिमाचल में तीनों भी में, हो तीनों गई। में। हिमाचल प्रदेश ने एक और निर्णय ले लिया पहली कैबिनेट मीटिंग में कि औरतों को 1,500 रुपया महीना मिलेगा। हम्म, अब स्ट्रेटेजी देखिए आप, हम्म, अब स्ट्रेटेजी देखिए, भूपेश बघेल बैकवर्ड, अशोक गहलोत बैकवर्ड, और ये राजपूत, और एक मैसेजिंग, ये स्ट्रेटेजीज के गेम हैं। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया मयूर जी, सच में नहीं समझ में आया कि बीजेपी ने ये जो पेंशन स्कीम, क्योंकि इसका कारण जो मैं समझता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों खत्म किया, क्योंकि देखिए जो न्यू पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू रहती, इसका अंतर 30 साल बाद पड़ता, हम्म, जब ये लोग रिटायर होते। हम्म, क्यों किया गया ये न्यू पेंशन स्कीम, क्यों लाई गई? अब ये 99% लोग नहीं समझेंगे, आप समझेंगे, आपके श्रोता समझेंगे। न्यू पेंशन स्कीम में क्योंकि जो पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से, वो शेयर मार्केट में जा रहा है। वही तो कह रहा हूं मैं वो पैसा जा रहा है कहीं और लग रहा है। अच्छा, शेयर और मार्केट में अच्छा जाने की उसको वजह से शेयर मार्केट बूम कर उसको रहा है। और उसको लगाने के पीछे भी कुछ एजेंसीज को, मुझे जहां तक जानकारी है, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आपको इस पैसे को मैनेज करना है, ऐसा भी है नहीं, वो फिर तो कुछ। है ही। देखिए, अगर हाँ। आपने इक्विटी पोर्शन दिया है, तो जो भी हम्म, पैसा मिलेगा इस स्कीम में वो इक्विटी में जाएगा। अगर इक्विटी में जाएगा तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, इक्विटी हम्म, मार्केट जाएगा तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके प्रमोटर्स को फायदा होगा, वो वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े पूंजीपति बन जाएंगे। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो लोगों को लगेगा कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जबकि शेयर मार्केट और इकोनॉमी का कोई कोरिलेशन है नहीं। क्योंकि कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा शेयर मार्केट ने डाउन भी हुआ और उसका बाद वो 2.5 गुना बढ़ भी गया। बढ़ तो गया। लेकिन जो मैसेजिंग है ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए अगर मैनिपुलेशन इलेक्शन में होता है तो कौन करता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करते हैं। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 500 की ड्यूटी है और उसमें 20 भी ऐसे हैं जो यंग हैं, जिनको न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम उनको नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वीडियो बना लेंगे, कहीं ना कहीं फोटो खींच लेंगे। तो ये स्ट्रेटजीज के गेम हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो बार बार आप पूछ रहे हैं मयूर जी, मुझे ऐसा लगता है आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में जो किया जाना चाहिए था राहुल गांधी की तरफ से, वही किया गया है। ये जी। इसने न केवल बीजेपी को परेशान कर रखा है, अपोजिशन पार्टीज को भी परेशान कर रखा है।
क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर सीबीआई, ईडीआई, वो आपका नेशनल हेराल्ड का केस हुआ, फलाना केस हुआ, इलेक्शन होगा उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा के पास भी सीबीआई पहुंच जाएगी, 15 दिन उनको रोज बुलाएगी, टीवी में कवर होगा कि साहब आज बुलाया, 4 बजे बुलाया, 11 घंटे उनकी इंक्वायरी हुई, वो इलेक्शन के पहले होगा। लेकिन एक बात तो ये स्थिर हो गई कि अगर उस केस में कुछ होता तो आज तक कुछ ना कुछ हुआ होता, उस बात को तो 5-6 महीने हो गए। तो मैसेजिंग क्लियर हो रही है और स्ट्रेटेजी इसके, क्योंकि देखिए मीडिया प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। आप लोगों का रोल जो है वास्तविकता में, क्योंकि जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन वहां भी अब ऊब पैदा होने लगी है। जो राहुल गांधी बार बार क्यों अटैक कर रहे हैं मीडिया को, क्योंकि मैं सच आपको बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 4 महीने से मेन स्ट्रीम मीडिया देखा ही नहीं है। वो आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और ये जो कोफ्त पैदा हुई है मेन स्ट्रीम के प्रति, अब इसमें हम जैसे जितने भी पत्रकार हैं, वो सब इसीलिए तो शायद फिर वो मेन स्ट्रीम में अब हम नहीं है, क्योंकि हम उसको मेन स्ट्रीम मानना नहीं चाहते हैं, उस चीज को जो अभी बतौर मेन स्ट्रीम बताया जा रहा है कि ये मेन स्ट्रीम है ना, जो सैटेलाइट के करोड़ों रुपए के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे जो चलती है, और जो एकदम तामझाम के साथ ये लोग जो हैं एंकर वगैरह आते हैं और फिर वो न्यूज बताते हैं कि किसी को डराते धमकाते, समझ में नहीं आ रहा है। वो लगता है कि मतलब जैसे अभी अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो वो टीवी के स्क्रीन से बाहर निकलेगा, हमको चाटा बटा मार देगा ऐसा ऐसा कुछ खौफ का वातावरण जो है वो लोग क्रिएट कर देते हैं। तो सर हम लोग हमारे जैसे लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, हमको तो ये नहीं समझ में आता कि ये कैसा मीडिया है। अब उसको बताया तो मेन स्ट्रीम जा रहा है, तो अब जो जिसको मान रहा है उसको मेन स्ट्रीम तो। माफ कीजिएगा, मैं बीच में कहना चाहता हूं, देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। राहुल गांधी अगर ओपन मीटिंग में मीडिया के सामने कहते हैं कि तुम लोग मुझे नहीं दिखाते हो, सारे दिन हिंदू मुसलमान करते हो, तो जब ये मीडिया अगले दिन फिर हिंदू मुसलमान करता है तो श्रोता को राहुल गांधी की बात सच लगती है जी, कि सही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो भाई जी। जब जनता को व्हाट्सएप पे सारे दिन हिंदू मुसलमान मिलता है, वो कहते हैं यार हिंदू मुसलमान ठीक है यार, हो गया, चलो ठीक है, हुआ 500 साल पहले जो कुछ हुआ। अरे हमारी जनरेशन के बच्चों को नौकरी दो, बेरोजगारी को हटाओ, हमारी आमदनी बढ़ाओ, महंगाई को कम करो, ये इश्यूज पे लोग वापस आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन जहां पे 80% सवर्ण है, ब्राह्मण और ठाकुर हैं, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है जी, वहां पे कांग्रेस का जीतना, ये बहुत स्ट्रेटेजी का ही असर है। और मुझे ऐसा लगता है, जो आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, कि गुजरात का इलेक्शन, जो बार बार ये लोग कहते हैं हम गुजरात जीते, इतने प्रचंड बहुमत से जीते, गुजरात का, जैसे आपको याद होगा जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, तो वहां पे शायद कहते हैं बेटे को शायद गुड्डा कहते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा तेलुगु बिड्डा, बिड्डा, बेटे को बिड्डा कहते हैं, तो उन्होंने कहा तेलुगु बिड्डा, इसका माने तेलुगु प्रदेश का बेटा जो है प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो सारी की सारी सीटें जो है वो तेलुगु बिड्डा को मिल गई। क्योंकि राज्य का जो प्रश्न है, जो अपने प्रदेश की अस्मिता का प्रश्न है, वो स्ट्रेटेजिक आपने मिस्टेक की, रूस की सेना की तरफ बढ़ते चले गए, लेकिन आपने, क्योंकि अपनी अस्मिता को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही दूसरी अस्मिता भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब ये बात करते करते देखिए साबिर जी, हमको हमारा ध्यान नहीं रहा, वो 58 मिनट और 16 सेकंड हो चुकी है। और मुझे नहीं लगा, मुझे लगा 2 मिनट पहले शुरू किया। नहीं नहीं, मैंने अभी भी घड़ी देखी और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनका मैसेज आया कि सर अब 1 घंटा पूरा होने को है, तो आपको अब कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। जी 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 जी। तो अब देखिए समय की पाबंदी तो होती है, तो जी उसको जी जी मान के चलना होता है। पर जी, कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ आपसे, जिसमें सभी जो समझा सबब करने के लिए पूरे कार्यक्रम को, तो मैं अगर ये कहूँ तो ये ठीक ही होगा कि हर समय जो है वो समय के हिसाब से ही रणनीति बनती है। आपके सामने ओपोनेंट कौन है, अगर वो खुद ओपोनेंट ही जो है बिलो द बेल्ट से उसकी लड़ाई शुरू होती है, फिर आप ये सोचें कि आप युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध लड़ा जाएगा, तो फिर आप माफ कीजिएगा लेकिन जो भी है वो फिर वो बेवकूफी कर रहे हैं। तो समय समय पर जो है नीति नियम और रणनीति विशेष रूप से वो बदलती है। अगर आपको सांप्रत रहना है, अपने आप को रिलेवेंट रिलेवेंट रखना है, तो फिर
चाहे वो व्यक्ति हो या कोई संस्था हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे उस बदलते समय के साथ अपनी रणनीति को बदलते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे स्वामी साहब ने कहा कि वो स्टेटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। तो उसके डायनेमिज्म को समझिए, और चाहे व्यक्ति हो या कोई पार्टी हो, अगर उस तरह से काम करेगी तो मुझे लगता है कि फिर परिणाम उसके पक्ष में आना बिल्कुल जायज और लाजमी हो जाएगा। तो ये जो मैंने जो सार कहा, ये मैंने ठीक कहा स्वामी जी। ठीक। आप बता दीजिए। हाँ जी। बोलना चाहता हूं, देखिए, कोई अगर प्रश्न पूछे, उसके जवाब जी भी अलग अलग होंगे। ये नहीं कि प्रश्न क्या है, उत्तर इस बात पे डिपेंडेंट करेगा कि प्रश्न पूछने वाला कौन है। अगर मान लीजिए कोई पूछे कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, अगर पिता पूछे क्या जवाब होगा? अगर लड़का पीता भी है तो कह कर, नहीं नहीं मैं तो नहीं पीता, नहीं नहीं, मैं छुपाएगा। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा नहीं मैं हूं। नहीं नहीं मैंने नहीं, मेरा उल्टा है। हाँ, मैंने खुद जब पी थी तो मैंने खुद सामने से कहा था पिताजी को कि आज मैंने सिगरेट पी है, ताकि आपको कोई और बताए, इससे अच्छा मैं बता दूं। पर आमतौर पर ये लड़का बताता नहीं है। तो मेरे जैसे पता नहीं कुछ कम लोग होते हैं इस मामले देखिए, में। मैंने पहली बार जब बीएचयू में ऑमलेट खाया तो मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि मैंने जीवन में पहली बार ऑमलेट खाया, जी आपको जी। कोई आपत्ति तो नहीं है? तो पिताजी की चिट्ठी में जवाब आया, ऑमलेट खाया, कोई बात नहीं, ऑमलेट की स्पेलिंग सही लिखनी चाहिए थी। सही लिखनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए सर, आज फिर कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप यहाँ हमारे साथ जब आते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अपनी बात रखने के लिए जो हमारे साथ बात आप करते हैं, आपको आनंद प्राप्त होता होगा। और दर्शकों को भी मैं बिल्कुल हम पूछना चाहेंगे, आप अपनी कमेंट करें, आप इसमें आपकी प्रतिक्रिया बताएं। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और शेयर कीजिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।